प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। उभरते नए मध्य वर्ग को भारत की आकांक्षाओं का पावर हाउस बताया। सेमीकंडक्टर उद्योग से संभावनाओं से भरे भारत के लिए चिप निर्माण के इकोसिस्टम बनाने का किया आह्वान। सम्मेलन में सेमीकंडक्टर से जुड़े दुनिया भर के दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधि भी हो रहे हैं शामिल। प्रकृति के संरक्षण के प्रति प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाई सबकी जिम्मेवारी। G20 देशों के बीच पर्यावरण और जलवायु पर हो रही मंत्री स्तरीय बैठक में कहा, 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है भारत। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष का हंगामा आज भी जारी। दोनों सदनों की कार्यवाही में आई बाधा। दोनों सदन दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा ने खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 और राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023 किया पारित। तमिलनाडु में आज से शुरू होगी बीजेपी की राज्यव्यापी पदयात्रा। अमित शाह रामनाथपुरम में 6 महीने तक चलने वाली एन मन एन मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग पदयात्रा की करेंगे शुरुआत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा, तमिल संस्कृति के शत्रुओं को नहीं लूटने देंगे बहुमूल्य संसाधन। डीएमके के भ्रष्टाचार पर तमिलनाडु को जगाएंगे। भारत जापान फोरम के उद्घाटन सत्र में बोले विदेश मंत्री, भारत के आधुनिकीकरण में स्वाभाविक भागीदार है जापान। वहीं जापानी विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार के लिए दो लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर दिया जोर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कल होंगे 3 साल पूरे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, एनईपी भारत को बना रहा है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एआई और रोबोटिक्स जैसी प्रौद्योगिकियों से छात्रों को जोड़ने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति निभा रही है महत्वपूर्ण भूमिका। और भारतीय शटलर लक्ष्य सेन जापान ओपन बैडमिंटन के एकल मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंचे। युगल में सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने किया निराश, क्वार्टर फाइनल हार कर हुए बाहर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर बाद तमिलनाडु में पार्टी के एक अहम कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। नाम है एन मन एन मक्कल यात्रा। इस पद यात्रा की शुरुआत रामेश्वरम से हो रही है। एन मन एन मक्कल का स्थानीय भाषा में मतलब है मेरी भूमि मेरे लोग। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का ये एक चुनावी अभियान है जो तमिलनाडु के 234 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी राज्यसभा में इस पूरे राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने के मकसद से कई रणनीतियों पर काम कर रही है, जिसमें से एक ये यात्रा भी है। इस पद यात्रा के दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्र सरकार की उपलब्धियों को उजागर करेंगे और लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी सुनिश्चित करने के लिए लोगों का समर्थन भी मांगेंगे। और इस यात्रा के शुरू होने से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने बताया कि इस यात्रा में राज्य के सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। पदयात्रा के क्रम में पार्टी लोगों से मिलेगी, उनसे बातचीत करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनकी शुभकामनाएं भी लेगी। उन्होंने भी बताया कि यात्रा का दूसरा चरण महत्वपूर्ण है। हम डीएमके के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के बीच अलग जगाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि तमिल संस्कृति के प्रति शत्रुतापूर्ण ताकतों को हम हमारे बहुमूल्य संसाधनों को लूटने की अनुमति नहीं देंगे। This yatra en man en makkal, meaning my soil, my people, where every single BJP's karyakarta is having the slogan called my soil, my people. Modi ji's Tamil Mulakkam, the clarion call for Tamil given by Modi. That is the slogan. So all of us are embarking on a long journey for 168 days across 234 constituency, meeting beneficiaries, interacting with them, thanking them, taking their good wishes for Honorable PM Modi ji. We'll have breakfast with them, lunch with them, dinner with them. The second part of this yatra
is more importantly to invoke the spirit that this soil and this people belong to us, and we have a very unique Tamil spirit with the Bharatiya culture, and we are not going to allow the forces inimical to Tamil culture to swindle our precious resources. Third, more importantly, it is a yatra also to galvanize people, and we are very sure the kind of love and affection our people of Tamil Nadu has for Modi ji is very high. और ये यात्रा किस तरह से महत्वपूर्ण है और खासकर बीजेपी के लिए अब राज्य में अपना जनाधार और ज्यादा बढ़ाना, उसके लिए ये कैसे भूमिका निभाएगी, बात करने के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। आपको शैलेंद्र के पास ले चलते हैं। शैलेंद्र, दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी की पैठ भी बढ़ रही है, जनाधार भी बढ़ रहा है, और उसी के मद्देनजर तमिलनाडु वो राज्य है जहां पर इतना बड़ा कार्यक्रम, ये यात्रा की शुरुआत, किस तरह से आप देखते हैं इसे? बीजेपी की रणनीति के लिए दक्षिण भारत बहुत अहम है और तमिलनाडु हम देख रहे हैं कि पिछले एक वर्ष में बीजेपी के तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत वहां से हुई और अब जब भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए हम देख रहे हैं कि राज्य दर राज्य कार्यक्रमों की शुरुआत कर रही है, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। उद्देश्य ये है कि वहां पर जनता को ये बताया जाए कि मोदी सरकार की अगुवाई में किस तरह से देश भर में जो अभूतपूर्व बदलाव आए हैं उसका फायदा तमिलनाडु की जनता को भी मिला है, और दूसरी तरफ जो डीएमके की अगुवाई वाली सरकार है, स्टालिन सरकार है, उसकी विफलताओं को जनता को उजागर किया जाए। यही वजह है कि सभी विधानसभाओं में और सभी 39 लोकसभा क्षेत्रों से ये पदयात्रा होकर ये गुजरेगी और 10 से ज्यादा बड़े केंद्रीय नेता समय समय पर जो जनसभाएं होंगी उसमें शामिल होंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे, और जिन सीटों पर या जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी तुलनात्मक तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं है वहां पर बहुत फोकस है। चूंकि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां में कह सकते हैं कि पार्टी का संगठन तो निरंतर मजबूत हो रहा है, लेकिन चुनावी सफलता आप देखें तो पिछले बार के लोकसभा चुनाव में उतनी नहीं मिल पाई थी। तो ऐसे में पूरी कोशिश होगी कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ एक शानदार प्रदर्शन करे और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करे, और इसके लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई है, इसके लिए इस यात्रा प्रस्तावित की गई। इसकी रूपरेखा ऐसी बनाई गई है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों से ये यात्रा गुजरे, सभी लोकसभा क्षेत्र को कवर करे और साथ ही साथ तमाम केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में बड़ी बड़ी सभाएं हो, केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा हो, कैसे दक्षिण भारत के राज्यों पर मोदी सरकार का जोर है, मोदी सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे कैसे कोस्टल इलाकों का विकास हो रहा है, कैसे तटीय क्षेत्रों के विकास में नए प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं, इस बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की रणनीति के लिहाज से पहली कि लोकसभावार बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करे, दूसरी संगठन को और चुस्त दुरुस्त बनाया जाए, सक्रिय बनाया जाए और अपनी जीत की संभावनाओं को एनडीए के सहयोगियों के साथ जीत की संभावनाओं को बेहतर किया जाए। इस पूरे लक्ष्य और उद्देश्य के साथ ये जो यात्रा है इसकी रूपरेखा बनाई गई है रीमा, और यही वजह है कि तमिलनाडु जैसे राज्य भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में बहुत ऊपर है, जहां पार्टी को लगता है कि संगठन के लिहाज से भी विकास की बहुत संभावना है और सीट की संख्या के लिहाज से भी वहां पर बढ़त ली जा सकती है। चूंकि बीजेपी को यह लगता है कि वहां पर जो मौजूदा सरकार है उसकी असफलताओं को जनता के सामने रखा जा सकता है कि देखिए एक तरफ बीजेपी गठबंधन की अगुवाई वाली सरकारें हैं राज्य की जहां पर तेज रफ्तार से काम हो रहा है, वहीं पर तमिलनाडु सरकार की विफलताओं को सामने रखा जाएगा। तो उस रणनीति के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ेगी बीजेपी। जी। हमारे साथ प्रमोद कुमार सिंह, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त शैलेंद्र स्टूडियो में मौजूद है, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रमोद जी, जिस तरह से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और खासकर साउथ इंडिया और तमिलनाडु जिसका जिक्र अभी शैलेंद्र भी कर रहे थे, जो डीएमके की सरकार है एमके स्टालिन की, वो इस समय बैकफुट पे है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेके। उनके एक मंत्री बालाजी के बारे में आप सबको पता है कि उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रेड के बाद पकड़ा गया और फिर अभी एक फिर घटना हुई है और आरोप लग रहा है कि डीएमके की जो ये सरकार चली इसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और डीएमके के प्रेसिडेंट एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे उदयनिधि बड़े पावरफुल मिनिस्टर हैं। हम सबको पता है कि वो एमके स्टालिन के पिता जीएमके करुणानिधि तमिलनाडु के बहुत बार मुख्यमंत्री रहे। अब की जो बीजेपी का फोकस है साउथ में, वो मैं इसको मानता हूं कि बीजेपी के लिए तमिलनाडु एक अनचार्टर्ड टेरिटरी रही है, वन ऑफ द लास्ट फ्रंटियर्स जिसको जीता जाना है, केरल और एक तमिलनाडु। कर्नाटका में और आंध्रा में बीजेपी और तेलंगाना में बीजेपी की प्रेजेंस ठीक ठाक है।
तो इस समय जो जिस तरह से अन्नामलाई की जो यात्रा चल रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे जो सोशल मीडिया पे या जो तमिल जर्नलिस्ट लिख रहे हैं और जो रिएक्शन आ रहा है, जो अन्नामलाई जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी एक सिंघम की अपनी छवि थी अपने समय जब बैंगलोर में जब वो पोस्टेड थे बतौर डीसीपी, उनको सिंघम बोला जाता था। तो जिस तरह से अन्नामलाई भ्रष्टाचार पे चोट कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है। और वो प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ जो उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसको गृह मंत्री भी हमारे वही बात करते हैं कि परिवारवाद भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जारी रहनी चाहिए। इससे बीजेपी को ट्रैक्शन मिल रहा है। और जो ये यात्रा जो हो रही है, जो पूरे 234 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी, अभी हम सुन रहे थे अन्नामलाई जो तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष हैं कि वो खाना भी उन्हीं के घर खाएंगे, चाय नाश्ता से लेकर डिनर तक अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ही रहेंगे, ऐसा नहीं उनके लिए कोई बड़ी अलग से व्यवस्था है। तो ये जनता के साथ जुड़ने और फिर 2024 अब ये देखिए शुरुआत हो रही रामनाथपुरम से। एक बीच में भी ये कयास लग रहे थे कि प्रधानमंत्री रामनाथपुरम से चुनाव लड़ सकते हैं, वो तो भविष्य का बात है। लेकिन रामनाथपुरम से बीजेपी की यात्रा शुरू होने का अपना एक सिग्निफिकेंस है। और हो सकता है कि जब 2024 का चुनाव हो तो अन्नामलाई यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े। और बीजेपी इस समय चूंकि डीएमके बहुत ही कमजोर है, आप देख रहे हैं कि उसकी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई है। और अभी जब प्रधानमंत्री ने जब एनडीए की मीटिंग बुलाई थी, उसमें हमने ई पलानीसामी जो पहले एआईएडीएमके के मुख्यमंत्री थे उनको देखा था आए हुए हैं। तो बीजेपी और एआईएडीएमके का जो गठबंधन है वो एक अच्छा आप कहें कि उसको ठोस गठबंधन होगा 2024 में। डीएमके की जो लोकसभा के जो 39 में से 38 या 37 डीएमके के सांसद हैं अपनी 2024 के चुनाव में, चूंकि एक एक सीट की लड़ाई होगी। तो बीजेपी इस समय जो कर रही है, जनता के साथ जो कनेक्ट है, भ्रष्टाचार परिवारवाद को मुद्दा बना के डीएमके को पे हमला करे ताकि बीजेपी जनता के बीच में एक्सेप्टेबल हो। और फिर जब 2024 में चुनाव होंगे तो बीजेपी थोड़ी अच्छी पोजीशन पे होगी। ठीक है, मैं एक बार शैलेंद्र का रुख मैं एक बार करना चाहूंगी। शैलेंद्र, क्योंकि आप संसद के गलियारों में भी लगातार सुगबुगाहट देख रहे हैं कि चल क्या रहा है। प्रधानमंत्री ने जो क्विट इंडिया का जो एक नारा दिया, जिससे लाइन तय हो गई है कि 2024 में एक तरफ INDIA, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जिसका नारा प्रधानमंत्री दे रहे हैं, परिवारवाद मुक्त भारत। ये दो बातें तो तमिलनाडु, तेलंगाना, इन राज्यों में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर लगातार ईडी और सीबीआई ने ऐसे केस भी प्राप्त किए हैं और उनकी जांच चली रही है। आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर दक्षिण भारत में बीजेपी अब आगे बढ़ने वाली है? देखिए, बीजेपी की रणनीति को आप देखें तो बहुत स्पष्ट है। वो 4 चीजों पर फोकस कर रही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभाओं में मुद्दे सामने रखे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ वार करना है और उस अभियान को और आगे ले जाना है और जनता को बताना है कि कैसे बीजेपी शासित राज्य, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में पारदर्शी शासन का काम हुआ है, कैसे भ्रष्टाचार के विरोध में कार्रवाई हुई है और कैसे इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये बात बहुत स्पष्ट तौर से बतानी है कि देखिए, दूसरे पार्टियों के शासित जब राज्य होते हैं तब किस तरह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, बड़े बड़े घोटाले सामने आते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में पारदर्शी व्यवस्था एक कायम की गई है और तमाम बीजेपी शासित राज्य उसे आगे बढ़ा रहे हैं और वहां पर देखें तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभाएं हैं उससे स्पष्ट तौर पर सामने आता है कि बीजेपी उसे सामने रखने वाली है कि कैसे तमाम विरोधी पार्टियां भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में उनके नेता लिप्त हैं, उन पर गंभीर आरोप है। दूसरी बात यह है परिवारवाद का। बीजेपी हमेशा कहती है कि देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसमें कोई कह नहीं सकता कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, जबकि दूसरी तरफ ऐसी पार्टियां हैं जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी पता है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उनका बेटा या बेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, मुख्यमंत्री अगर सत्ता में आते हैं तो कौन होगा। तो दूसरी तरफ परिवारवादी पार्टियां, तो परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी एक बड़ा अभियान चला रही है और उस अभियान को और गति दे जाने वाली है 2024 में। दो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें हम तमिलनाडु देखें तो बहुत फिट बैठता है बीजेपी की रणनीति में कि वो जनता को जोर शोर से बता सकती है कि देखिए, भ्रष्टाचार के तमाम मामले वहां सामने आए हैं स्टालिन सरकार के खिलाफ और परिवारवाद की राजनीति वहां पर तमाम क्षेत्रीय दल कर रहे हैं। तीसरी जो बात है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि संगठन के विस्तार की जो गुंजाइश है, जिसे हमारे प्रदीप जी बता रहे थे कि जो चुनौतीपूर्ण वाले राज्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए, केरल और तमिलनाडु, वहां पर बीजेपी को लगता है कि विस्तार की गुंजाइश बहुत ज्यादा
ज्यादा है, इसलिए पहले संगठन के स्तर पर बहुत विस्तार किया जा रहा है, कार्यक्रमों की रचना की जा रही है जिससे चुनावी जीत की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके। तो बीजेपी उस रणनीति पर आगे बढ़ रही है, उस पर काम कर रही है। और चौथी बात यह है कि लोकसभा सीटों की जो संख्या बढ़ाई जानी है बीजेपी की रणनीति में, उन पे जहां पर उसे जीत दर्ज नहीं हो पाई थी, हासिल नहीं हो पाई थी 2019 में, ऐसी सीटों पर फोकस है। तो ऐसी सीटें दक्षिण भारत में ज्यादा है, जिसमें तमिलनाडु सबसे प्रमुख राज्य है। तो ये 4 वजह है जिसकी वजह से हम तमिलनाडु जैसे राज्य में सबसे ज्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी का देख रहे हैं। और एक बात और, चूंकि एक व्यापक गठबंधन के साथ, एनडीए के साथ हम जानते हैं कि 38 दलों की बैठक हुई थी, जब बैठक होते होते 39 दल हो गए थे। तो आप अगर तमिलनाडु में भी देखें तो एक बड़े एनडीए, एक तरह से एनडीए का एक कुनबा जिसमें कई सहयोगी दल शामिल हुए हैं, शामिल होने जा रहे हैं। तो उनके साथ लोकसभा चुनाव में बीजेपी जा रही, तो वहां पर एक सहयोगियों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही। तो इस तरह बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री ने INDIA के खिलाफ जो क्विट इंडिया ये स्लोगन दे दिया है, उसके बाद अब क्या चर्चा है? क्योंकि किसी के दिमाग में, जहन में आ नहीं रहा था कि इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री आगे के लिए रास्ता तय कर देंगे, इतना बड़ा स्लोगन दे देंगे। ये देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो यह है, जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी तो प्रधानमंत्री ने उस बैठक में कहा कि आज का भारत वो भारत नहीं है। भोले भाले भारत के लोग जरूर हैं, लेकिन अब वो समझते हैं कि इंडिया के नाम के इस्तेमाल से भरमाया नहीं जा सकता। इतिहास में अगर आप देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया के नाम का इस्तेमाल किया था। तमाम आतंकी संगठनों ने इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो या फिर इंडियन मुजाहिदीन हो। तो इस तरह से आप इंडिया का सिर्फ इस्तेमाल कर लेंगे शब्द का और जनता आपके झांसे में आ जाएगी, ऐसा अब होने वाला नहीं है। क्योंकि जनता अब देश की बहुत समझदार हो चुकी है, उसे पता है कि उद्देश्य क्या। दूसरी बात जो आप कह रही थी कि क्विट इंडिया, क्विट जो आप भ्रष्टाचार छोड़ो भारत, एक तरह से वो जो अभियान वो इतने व्यापक स्तर पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आगे चलाया जा रहा है और उसको और गति मिलने वाली है। जब प्रधानमंत्री अपने भाषणों में इस बात को कहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपी चाहे कितने भी बड़े हो बख्शे नहीं जाएंगे, कानून अपना काम करेगा, एजेंसियां अपनी काम करेंगी। तो हम देख रहे हैं कि उस अभियान को और गति मिलती हुई दिखाई दे रही है, जब शीर्ष स्तर पर यह कहा जा रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ। ओके, शैलेंद्र आ रही हूं मैं आपके पास। प्रमोद जी, यही मैं ये समझना चाह रही थी कि नरेंद्र मोदी हमेशा वो दिशा तय कर देते हैं, ऐसा स्लोगन दे देते हैं जो दूर दूर तक मतलब उनके दायरे से ही बाहर होता है बाकी के विपक्ष के नेताओं के। इस बार उन्होंने INDIA का नाम दिया और उस पर अभी बहस चली रही थी कि प्रधानमंत्री ने इतना लाइन ही आगे खींच दी। तो ये बात जो है अब लग रहा है 2024 तक यही चलेगा। ये तो क्रिकेट की भाषा में कहें तो प्रधानमंत्री ने INDIA की यॉर्कर पे सीधा छक्का मार दिया। हाँ। अब जो ये INDIA है, जो अपने को इंडिया इंडिया कहते फिर रहे थे, पहली बात यह है कि आप इंडिया नहीं है, आप INDIA कुछ पार्टियों का घटक है जिसके कुछ 101 सांसद होंगे इस देश में। अगर उसमें अगर आप बीजेपी फॉर इंडिया अगर उनके ट्विटर हैंडल को लेकर मजाक उड़ाते थे तो बीजेपी के पास तो 303 सांसद है। हाँ, प्रधानमंत्री ने जो आज जो उनका भाषण था जब हम सुन रहे थे, उन्होंने एकदम पूरी गेंद ही उठा के INDIA का जो ये घटक दल है उनके ऊपर फेंक दिया। अब उनको पूछा है कि भाई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी नाम है, सिमी इस्लामिक जो स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी जो था उसमें भी इंडिया का नाम है, तो आप कौन सी इंडिया की बात कर रहे हैं? आप पहले अपनी बात बताइए ना कि आप कहना क्या चाहते हैं। 25 दल इकट्ठे हो जाएं, 26 दल इकट्ठे हो जाएं, बोलते हम भारत हैं, ऐसा नहीं होता ना। आप उसके एक हिस्सा जरूर हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग भी शुरू से कह रहे थे कि INDIA है, ये इंडिया नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज इन लोगों को, अब देखिए अभी तक अगर आप सोशल मीडिया देखें, मैं देख रहा था बहुत ज्यादा किसी का कोई रिएक्शन नहीं। अभी लोग सोच रहे हैं कि हम इसका जवाब देंगे, क्या देंगे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने कहा ये बात जनता सुनती है उनको, और ये जनता के दिमाग में बात मेरा मानना अभी तक चली भी गई होगी कि जो इन्होंने प्रधानमंत्री ने जो आज इन लोगों की पोल खोली है वो सच्ची, वो आने वाले उसके दूरगामी परिणाम होंगे। अब देखते हैं कि जो लोग हम इंडिया करते हैं वो आगे क्या बोलेंगे। और परिवारवाद पे तो चोट है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने नहीं देखा कि अपने करीब 28-30 साल के जर्नलिज्म कैरियर में कि ईडी इतना एक्टिव रहा। और ईडी खाली आप ये कहें कि खाली MP MLAs के खिलाफ ही नहीं, आप देखेंगे अगर उनका ईडी का ट्विटर हैंडल आप देखें, पूरे देश भर में उनकी कार्रवाई होती रहती है। जितने लोग मनी लॉन्ड्रिंग में लगे हुए हैं किसी को नहीं बख्शा जाए। मैं रोकूंगी, ये जो तस्वीरें हम लगातार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वहीं की तस्वीरें हैं रामनाथपुरम की, जहां पर अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं। भीड़ जो है, जो इतनी जनता दिखाई दे रही है, जितने लोग सुनने के लिए वहां पहुंचे हैं इस यात्रा के शुभारंभ पर,
ये नजारा क्या कहता है, मैं ये समझना चाहूंगी आपसे। तमिलनाडु में बीजेपी के लिए इतनी बड़ी भीड़ देखना एक बड़ा सुखद आश्चर्य है हमारे लिए। आप देखें अभी लोग अभी आ रहे हैं, जब गृह मंत्री का भाषण शुरू होगा तब तक मुझे लगता है कि किसी के पास खड़ा होने की भी जगह नहीं होगी वहां पे। तो ये अब कल को भी जो कांग्रेस ना डीएमके बोल सकती है कि लोग भाड़े के लिए हुए लोग हैं, लेकिन जब रैली हो रही तो जब जनता वहां दिखती है तो असर होता है, उसका एक इम्पैक्ट होता है। जो लोग इसको टीवी पर, यूट्यूब चैनल पे और मोबाइल पे देख रहे होंगे, जहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता स्टेट 234 असेंबली में भी मेरा मानना है कि इस समय घूम रहे होंगे बताने के लिए कि हमारा जो आज यात्रा यहां से शुरू हो रही है और देश के गृह मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। और ये जनता का भीड़ है, मतलब इसको विशाल जन समुदाय बोल सकते हैं। ये मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी शुरुआत है बीजेपी के लिए। अंग्रेजी में कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत से आप आधा किला फतह कर लेते हैं। शैलेंद्र, मैं ये जो हम तस्वीरें लगातार लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, अपार यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं और शुरुआत क्योंकि आज है, अब से कुछ ही दिन बाद प्रधानमंत्री लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदन के एमपी से भी, बीजेपी एमपी से मिलना शुरू करेंगे। उनके साथ क्लोज डोर बैठ के भी शुरू होने वाली है, उसमें एक अलग मंथन होगा। ये भीड़ क्या कहती है तमिलनाडु में, और अन्नामलाई जिसका जिक्र अभी हो ही रहा था, जिनको सिंघम कहा जाता था, उनकी पॉपुलैरिटी क्या कहती है? देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जब से के अन्नामलाई तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई एक नई ऊर्जा से भरी हुई नजर आ रही है। राज्य सरकार के खिलाफ बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, उनकी विफलताओं को उजागर किया जा रहा है, भ्रष्टाचार के मामलों पर करारा प्रहार किया जा रहा है और एक मुख्य विपक्षी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी स्थापित होती हुई दिखाई दे रही है तमिलनाडु की राजनीति में। दूसरी बात यह है कि अगर भारतीय चुनावी राजनीति का इतिहास देखें तो किसी भी राजनीतिक दल की चुनावी जनसभाओं में जब भीड़ इकट्ठा होती है या फिर किसी जनसभा में, कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा होती है, तो हम देखते हैं कि उस राज्य में उस राजनीतिक दल की जड़ें या तो वर्तमान में या तो भविष्य में गहरी हो जाती है। चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी की अगर सफलताओं का इतिहास देखें तो लखनऊ में जब एक रैली हुई थी आज से करीब 2 दशक पहले, और तब यह अनुमान लगाया गया था कि केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी अब आ जाएगी, और उसके बाद कुछ वर्ष जरूर लगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आ गई। उसके बाद हमने देखा कि 2014 के पहले जब रैलियां शुरू हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, और उन जनसभाओं में जो भीड़ दिखाई देती थी, राजनीतिक समीक्षक उसके कयास लगाते थे, क्या यह प्रचंड बहुमत की सरकार होगी, कि ये लोकप्रियता क्या वोटों में तब्दील होगी। और हमने 2014 के चुनावी नतीजों में देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से जो भीड़ आई थी वो वोटों में तब्दील हुई। 2019 में वो और आगे बढ़ती हुई नजर आई। तो तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की जनसभाओं में इस तरह की भीड़ आना निश्चित तौर पर एक संकेत है कि जनता तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को एक गंभीर राजनीतिक दल के तौर पर देखती है, एक मजबूत राजनीतिक दल के तौर पर देखती है, एक विकल्प के तौर पर अब देखने लगी है। और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है कि जब आप विकल्प के तौर पर देखे जाने लगेंगे तो आज नहीं तो कल आप राज्य की सत्ता में भी आएंगे, आज नहीं तो कल आप अंक गणित जो होता है, यानी कुल सीटों में से ज्यादा सीटें जीतने का अंक गणित या फिर अपनी लोकसभा सीटें बढ़ाने का अंक गणित, उसमें भी आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर चुनावी जनसभाओं में या जनसभाओं में या पार्टी के कार्यक्रमों में इस तरह की भीड़ अक्सर राजनीतिक दलों की जड़ों को मजबूत करती है, कई बार चुनावी सफलता सुनिश्चित भी करती है। हालांकि यह अनिवार्य नहीं होता, लेकिन फिर भी इसकी संभावनाएं हम बहुत देखते हैं कि जब आपके पास एक सक्षम नेतृत्व हो, एक लोकप्रिय नेतृत्व हो, एक मजबूत संगठन हो, तो जनता के साथ आप चुनावी सफलता भी हासिल करते हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 2024 में आप एक आश्चर्यजनक परिणाम तमिलनाडु की राजनीति में लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें, लोकसभा सीटों की संख्या के लिहाज से देखें, और बीजेपी के रणनीतिकार यही मानते हैं। नहीं शैलेंद्र, रणनीतिकार तो मानते हैं, लेकिन एक समय वो भी था जब हम देखते थे कि उत्तर भारत की पार्टी बीजेपी को ये टैगलाइन देकर के ही संबोधित किया जाता था। उसके बाद कर्नाटका में बीजेपी की लगातार सरकार पर सरकार बनी, लेकिन इस बार जब कर्नाटक के रिजल्ट आए तो कांग्रेस सबसे बहुत उत्साही है, और कर्नाटक की वजह से ही विपक्ष भी बहुत उत्साही दिख रहा है कि हाँ, हम मात दे सकते हैं बीजेपी को। वो एक सेटबैक कहीं पर लगता हुआ दक्षिण भारत में एक इमेज जो बिल्टअप की जाने की कोशिश है बीजेपी के खिलाफ, उसका कोई इंपैक्ट आपको दिख रहा है? देखिए, चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी अगर आप बीते 3 वर्षों में देखें तो उसकी सफलता का प्रतिशत बहुत बेहतर रहा। यह जरूर है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई, वहां पर हार का सामना करना पड़ा। हिमाचल में भी एक बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब 2014 के बाद देखें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य जहां पर सत्ता बदलने की परंपरा थी, वहां पर सत्ता वापस आई। गुजरात में हम देख रहे हैं कि आज तीसरे दशक में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता चुनाव दर चुनाव जीत के बाद और एक बड़ी ऐतिहासिक जीत के बाद वहां पर सत्ता दिखाई दे रही है। तो दरअसल उत्तर भारत की पार्टी होने का, शहरों की पार्टी होने का जो तमगा है वो बीजेपी 2014 में ही पीछे छोड़ चुकी है। जब आप तीसरे दशक में गुजरात में, जो कि उत्तर भारत का राज्य नहीं है, पश्चिम भारत का राज्य है, जब आप महाराष्ट्र में कई बार सत्ता में आते हैं, जब आप गुजरात में कई बार सत्ता में आते हैं, जब आप उत्तर पूर्व के तकरीबन सभी राज्यों में या तो सत्ता में है या साझीदारों के साथ सत्ता में है, तब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक कितना हो चुका है। लेकिन यह जरूर है कि केरल और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत, तुलनात्मक तौर पे अगर दक्षिण भारत के हम कर्नाटक की भी बात कर लें तो उसके मुकाबले नहीं रही है। एनडीए के सहयोगियों के साथ जरूर एक तरह से कह सकते हैं कि तमिलनाडु में कभी कभी मजबूत स्थिति आती है, लेकिन अपने दम पर तमिलनाडु में बहुत मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती रही है। केरल में भी हमने देखा कि बहुत प्रयास हुए हैं, चुनावी सफलता जरूर उतनी नहीं मिली, लेकिन संगठन के स्तर पर बीजेपी बहुत सफल हुई है। अब हम तमिलनाडु में चुनावी सफलता हासिल हो बीजेपी को, उस स्तर पर पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं और जो फीडबैक आ रहा है, जो जनता का समर्थन मिलता हुआ भीड़ के तौर पर जनसभाओं में जो दिखाई दे रहा है, पार्टी के जो आंतरिक कार्यक्रम होते हैं उसमें जो उत्साह, जो फीडबैक, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, जैसे जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक है वो ये बता रहा है कि दरअसल स्टालिन के खिलाफ जो एक वहां पर गुस्सा है या फिर वहां पर जो सत्ता विरोधी माहौल है, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि तमिलनाडु की जनता अब एक गंभीर विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को देखती है। तो निश्चित तौर पर ये इसका फायदा बीजेपी को तमिलनाडु में मिल सकता है। हालांकि ये भी बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु की राजनीति अपने आप में बहुत रोचक है, बहुत रोचक है। और इसीलिए प्रमोद जी, मैं जरा ये समझना चाहूंगी, 2024 की जब बात होती है और अब तक जब भी लोकसभा चुनाव का जिक्र होता था तो कहते थे कि जिसने उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, इन सब जगहों पर फतेह पाली, वहां से सबसे ज्यादा सीटें ले आई, मतलब उत्तर भारत की इन जगहों से, वहां वही सत्ता में आ सकता है। मतलब केंद्र की राजनीति का रास्ता जो है वो इन राज्यों से होकर निकलता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दक्षिण भारत उसमें अहम भूमिका निभा रहा है। 24 का किला फतेह करने के लिए आप इस वक्त क्या रणनीति देख रहे हैं? देखिए, जो 541 सीटें हैं वहाँ एक एक सीट पे लड़ाई है, और जो लोग बीजेपी को जानते हैं, कवर करते हैं, बीजेपी अपनी जीती हुई सीटों, जब चुनाव होता है तो जिस सीटें हारती है उस पर अध्ययन शुरू हो जाता है कि हम यहाँ क्यों हारे। पिछली बार 142 ऐसी सीटें थी जिसको चिन्हित किया गया और उन पे पार्टी ने काम करना शुरू किया था। तो बीजेपी की जो 2024 के जो चुनाव की तैयारी थी 2019 में शुरू हो गई थी। बीजेपी ने स्टेट्स को मार किया हुआ, सीट्स को मार किया हुआ कि हमें कहाँ पे कितना वोट मिला था, हम आगे कहाँ जाएंगे। तमिलनाडु चूंकि 39 लोकसभा सीटों का एक राज्य है, आंध्रा और तेलंगाना में भी ऐसा होता, हालांकि अलग अलग हो गए, लेकिन अभी 39 सीटें वहाँ पे भी होती थी। तो बीजेपी तमिलनाडु में जो पुश कर रही है वो अपने भविष्य के लिए कर रही है। अब जो शैलेंद्र की बात से मैं सहमत हूँ, उन्होंने कहा था कि अभी आप कहेंगे चुनावी फायदा आपको अभी मिल जाए, ऐसा ये कहना मेरे हिसाब से अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन चूंकि जिसको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की बात करें, जब के अन्नामलाई को अध्यक्ष बनाया गया, के अन्नामलाई को बीजेपी के जो सेंट्रल लीडरशिप है उनका जो है कॉन्फिडेंस, विश्वास प्राप्त है, और अन्नामलाई सुबह से शाम तक, रात तक फील्ड में ही रहते हैं और आप जनता के बीच में आप उनको देखेंगे। तो 2024 की तैयारी के लिए कर्नाटक में भी जो 28 सीटें हैं, 29, 28, 57 हो गया। और अगर आप यहाँ की सीट्स को देखेंगे, आप आंध्रा, कर्नाटक के, केरल की मिलाएंगे तो उसकी संख्या बढ़ जाती है। इवन 1977 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव हार गई थी, दक्षिण भारत से उनकी सीटें कम नहीं हुई थी, फिर भी 150 के आसपास 150 151 सीटें आई थी। तो बीजेपी जब इन सब चीज़ों को अपने बहुत से तथ्यों को और जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है उसको देख के करीब एक एक सीट की लड़ाई है। हो सकता है कि आपको बिहार में 2 सीटें कम आए, अगर आप तमिलनाडु से 5-7 सीटें जीत जाते हैं तो उसकी भरपाई हो जाती है। आप तेलंगाना में आपके अपनी सीटें अभी पिछली बार 4 या 5 थी, अगर आपके पास 8-10 जीत जाते हैं तो आपकी भरपाई हो जाती है।
तो वो हो सकता है कि आपने अभी जितनी सीटें जीती हैं उनमें से कुछ सीटें आप हार जाएं, दूसरे उसके बगल में दूसरी सीटें जीत जाएं, 303 की जगह आपके पास 330 सीटें आ सकती हैं बीजेपी की। तो वो अपना वो जो भी राजनीतिक दल था, खासतौर से बीजेपी इस अपने इस अंकगणित को ध्यान में चलती है। और अभी आप जैसे कर्नाटक यहाँ पे पुश चल रहा, आप देखिए अभी आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी बीजेपी का जोर होगा। अभी वहाँ पे अध्यक्ष बदले गए, बांदी संजय की जगह किशन रेड्डी साहब को भेजा गया, जिन्होंने पिछली बार के चुनाव में आप देखेंगे केसीआर की बेटी हार गई थी। हाँ। बीजेपी की महिला उम्मीदवार ने कमल हसन को हरा दिया था तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव में। तो ये सब चीजें ऐसी थी जिससे लगता था बीजेपी जो दक्षिण का जो अभेद्य किला था उसमें जगह बनाने के लिए वो जगह बनाने में सफल रही। कर्नाटक में तो वहां उसकी सरकार रही। मैं एक बार इस मुद्दे पर आती हूँ प्रमोद जी, क्योंकि पिछले 3 दिन में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा, और शैलेंद्र आपसे भी मैं जानूंगी, एक कि प्रधानमंत्री ने जब वो प्रगति मैदान ITPO कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे, उन्होंने ये बता दिया कि तीसरे टर्म में जब मैं आऊंगा तो देश का विकास और अर्थव्यवस्था जो है वो कहां तक लेकर जाना है, जिसके बाद सबसे ज्यादा खलबली मची उन दलों में जो अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो ये जो प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे एक कटाक्ष भी किया और आगे का एजेंडा बता दिया कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार, इससे कुछ खलबली दिखाई दे रही है ना विपक्ष में? ये देखिए बहुत स्पष्ट है। एक तरफ मोदी सरकार है जो अपने एजेंडे को सामने रख रही है। तमिलनाडु की जनता हम जानते हैं कि वहां के मैन्युफैक्चरिंग बहुत आगे है, और जब प्रधानमंत्री इसकी बात करते हैं कि हम तीसरी बार जब आएंगे तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, तो ऐसी बातें दरअसल तमिलनाडु की जनता को अच्छी भी लगती है, क्योंकि एक ऐसा राज्य है जिसमें हम देखते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र उसका बहुत बेहतर है, ऑटोमोबाइल वहां पर एक हब के तौर पर जाना जाता है, IT भी देखें तो बेहतर है। तो निश्चित तौर पर जब आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और अर्थव्यवस्था में जब बेहतर संकेतक लगातार देखने को मिलते हैं, तमाम वैश्विक रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। कोविड की चुनौतियों में दुनिया के सबसे बेहतर देशों में भारत ने सफलतापूर्वक कोविड की चुनौतियों का सामना किया है, दुनिया की मदद की है, वैश्विक मंचों पर हम अगुवाई कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तमिलनाडु की जनता भी इस बात को देख रही है। और दूसरी बात यह है कि जो हम जिक्र कर रहे थे प्रदीप जी, कि कमल हासन को एक बीजेपी उम्मीदवार हरा देती है और उसी बीजेपी उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर लाकर महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है। तो तमिलनाडु से लीडरशिप को उभारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो यह भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि अगर आप राज्य में जमीन पर बेहतर काम करते हैं तो आपको आगे बढ़ाया जाता है। जी किशन रेड्डी का उदाहरण सामने है। इसके साथ ही अगर आप तेलंगाना की बात करें और कमल हासन को हराने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बनी हुई भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा का, तो इस तरह का हम देख रहे हैं कि तमाम उदाहरण है कि अन्नामलाई को तो हम देख रहे हैं कि सेंट्रल लीडरशिप का कितना भरोसा हासिल है, कितना समर्थन हासिल है। तो इस तरह से बीजेपी नए लीडरशिप को पुष्पित पल्लवित करने का काम भी करती है, टैलेंट आगे बढ़ाने का काम करती है। आप कर्नाटक में देखिए तेजी से शुरू है, जो इस वक्त बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो तमिलनाडु से युवा मोर्चा से आगे आने वाले नेताओं की संख्या काफी है। तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो या फिर तेलंगाना हो, तो यह दिखाता है कि भविष्य के लिहाज से, नेता तैयार करने के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का कितना फोकस है दक्षिण के राज्यों पर, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो या फिर तेलंगाना। प्रमोद जी, मैं तमिलनाडु से बाहर निकल के पूरे देश के बारे में समझना चाह रही थी कि प्रधानमंत्री ने ये बात जो कह दी है, तीसरी बार जब मैं आऊंगा तो क्या क्या करूंगा और देश को कहां ले जाऊंगा, जाहिर तौर पर एक रणनीति का हिस्सा रही बीजेपी की, और प्रधानमंत्री का विजन आगे दिखाई देता है उसका हिस्सा रहे। तो इस जो सेंटेंस प्रधानमंत्री ने कहा, जिस तरह का बयान प्रधानमंत्री ने दिया, उसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, एक वो मेथड होता है शॉक एंड ऑ, शैलेंद्र भी कि आप अपने विरोधी को उसको इतना अचंभित कर दें कि उसको समझ में नहीं आया हमें करना क्या है। प्रधानमंत्री ने जो प्रगति मैदान में भाषण दिया था, उन्होंने कहा मेरे तीसरे कार्यकाल में हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होंगी। आप ये सोचिए, वो जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है, वो जमीन पे जो सतह पे जो समर्थन मिलता है, वो भी देश को घूमते उनके पास ही बहुत से तरीके हैं, बहुत से सोर्सेज से फीडबैक आता है। तो उन्होंने कहा उसके बाद मैंने देखा रिएक्शन आया कांग्रेस के जयराम रमेश का कि नहीं अब तो अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई है कि जो भी आएगा भारत अपने आप तीसरे स्थान पे पहुंच जाएगा विश्व अर्थव्यवस्था में। तो भाई, जब आपकी सरकार 2014 में गई थी, भारत तो 10वें नंबर पे था।
तो प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई है। अब इस समय करीब 4.25 ट्रिलियन हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला भी गैप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उसको पूरा कर लेंगे हम। हमारा फॉरेक्स रिजर्व इस समय $609 बिलियन के आसपास है, जो कि आप देख लीजिए 2014 में जब यूपीए था तो उस समय शायद 280 के आसपास था हमारा, उससे ज़्यादा आप देखिए, उससे जस्ट डबल हो गया विद इन 9 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, और प्रधानमंत्री ने जो एकदम जो INDIA का जो घटक हैं उनको एकदम बैकफुट पर डाल दिया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कह दिया। अच्छा, जनता ने सुन लिया, टेलीविजन पे बोल रहे थे, और वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो प्रधानमंत्री का वो वीडियो की क्लिप घूम रही है कि हम जब आएंगे मेरे तीसरे कार्यकाल में हम ये करेंगे। तो उससे जनता को लगता है कि जो प्रधानमंत्री डिलीवर कर रहे हैं, जो उन्होंने जो बातें कही थी, जो अपने पोल मैनिफेस्टो में बीजेपी ने 14 में 19 में कहे, उसको एक एक करके डिलीवर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो समाज का जो शोषित वंचित वर्ग था, जो सबसे नीचे था, जो बैंकिंग से दूर था, जिसको सरकारी फायदे नहीं मिलते थे, स्कीम्स का फायदा नहीं मिलता था, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ के उनको सरकार की सारी स्कीमों उनके घर पे ले जाकर रख दिया। तो इससे जो प्रधानमंत्री के प्रति जो विश्वास है वो जनता का बढ़ रहा है। तो प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि हम जब आएंगे तीसरे कार्यकाल में तो हम ये चीजें करेंगे। और भारत की जो आर्थिक स्थिति के साथ जो सामरिक मजबूती और फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की जो एक पहचान बढ़ रही है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जहां जाते हैं, अभी फ्रांस में गए थे तो वहां पे फ्रांस ने उनका सबसे बड़ा अपना सम्मान दिया, राष्ट्रपति ने। मिस्र में गए थे तो ऑर्डर ऑफ नाइल दिया था। इसके पहले जब पापुआ न्यू गिनी में गए थे तो वहां पे जितने सेंट्रल पैसिफिक कंट्रीज हैं सबने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। और अभी US में गए थे तो उन्होंने दूसरी बार वहां की ज्वाइंट सेशन ऑफ जो कांग्रेस है उसको संबोधित किया। सारी चीजें हैं इससे, और एक कम से कम एक मजबूत सरकार, एक मजबूत प्रधानमंत्री, एक मजबूत देश को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो मेरा मानना है कि जो आपने जो सवाल पूछा था उसमें कि प्रधानमंत्री अपनी तरफ से पूरा तैयार है, उनको पूरा आत्मविश्वास है कि मैं उनकी सरकार तीसरी बार आ रही है, और विपक्ष अब सोचे कि उसको क्या करना है। ओके, अब प्रमोद जी, दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव जिसकी चर्चा हो रही है, अगला हफ्ता बहुत क्रूशियल होने वाला है। उसको लेकर भी एक फूट दिखाई दी थी पहले, लेकिन उसके बाद फिर आपस में ही सबने तय कर लिया नहीं ठीक है, एक लंबी बातचीत के लिए छोटी चीजों को छोड़ा जा सकता है। ये अविश्वास प्रस्ताव एक तरफ, दूसरी तरफ मिशन 2024। अभी जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस ये जो INDIA जो कह रहे थे कि हम लेके आए हैं, फिर आपने देखा कि CPM के नेता ने कह दिया कि आपने हमसे पूछा ही नहीं। हाँ। आपने अपनी तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन डाल दिया। हालांकि उसमें 50 सांसद का साइन कर देते हो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट जाता। अब स्पीकर ने एक्सेप्ट कर दिया। अब उस पर डिस्कशन हो जाए, आप भाग रहे हैं, आप डिस्कशन करने को तैयार नहीं है, बहाने बना रहे हैं ना। अगर आप पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, अभी वो जो कल एक जन सुविधा बिल था जो जनता के महत्व का था, अगर पार्टियों में जनता के प्रति जरा सी संवेदना होती उस पर बहस करते, आपने किया नहीं। सिनेमेटोग्राफिक एक्ट कल पास हुआ, अनुराग ठाकुर ने पायलट किया था, हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, आपने उसमें भी बहस नहीं की। आज भी 2 बिल पास हुए हैं, आपने उसमें भी बहस नहीं किया। फिर आप कहते हैं बाहर की पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा है, आप बहस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। और 2000 इस समय जो अपोजिशन है टोटली फ्रेगमेंटेड है, डिसमेंटल कर दिया इसको, मेरा मानना है। आप मणिपुर पे बहस आप करेंगे, आप एक घटना के ऊपर आप अविश्वास प्रस्ताव लेके, हमने देखा नहीं हमारे संसदीय इतिहास में हुआ, आप लेके आए हैं तो आप भाषण, आप अपनी बात रखिए, सरकार अपना बात रखेगी ना। प्रधानमंत्री के जवाब पे अड़े हुए हैं, जबकि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। वो बीजेपी में NDA गवर्नमेंट में बड़े ओहदे के मंत्री हैं, वो जवाब देंगे। जब प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के खिलाफ है तो उनकी मंत्रिमंडल तो प्रधानमंत्री आखिर में जवाब देंगे। आप चाहते हैं पहले शुरू में प्रधानमंत्री बोल दें, आप जानना चाहते हो कि सरकार क्या कहना चाहती है, आप बहस में हिस्सा लीजिए, आपको जो कहना है उसका कहिए, उसके बाद सरकार का जवाब सुनिए, उसके बाद जनता फैसला करेगी कि क्या होना क्या नहीं होना है। बिल्कुल। शैलेंद्र, मैं जरा गृह मंत्री अमित शाह की एक बार बात करना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ उनका इंतजार हो रहा है, और ये देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि कुछ ही पलों में गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी इस यात्रा की। लेकिन शैलेंद्र, आप जुड़े हुए हैं? ओके, तो प्रमोद जी, मैं आप ही से समझना चाहूंगी, गृह मंत्री अमित शाह एक तरफ अभी तमिलनाडु की तरफ कूच, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जहां पर कि इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने, वहां पर भी कमान जो है वो पूरी तरह से संभाल ली गई है, और अमित शाह वहां पर भी जा रहे हैं। ये जो रोल है और जिस तरह से बीजेपी, क्योंकि जब तक विपक्ष सोचना शुरू करता है रणनीति के बारे में, बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से शुरू हो जाती है।
ये जो बीजेपी है, यही है वो बीजेपी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री का वो एक वीडियो और बयान काफी वायरल भी हो रहा था, जब उन्होंने पिछली बार 2018 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कहा था कि यही वो लगन है और शक्ति है जब 2 से हम यहां तक पहुंचे और आप लोग 40 पर आकर अटक गए। एकदम और बीजेपी का जो 282 सीट 2014 में थी और 2019 में 303 सीट थी बीजेपी की खुद, 20 सीटों से ज्यादा 21 सीटें बढ़ गई थी और उसमें जनता का विश्वास था। उस समय भी विपक्ष ने या कांग्रेस ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। रफाल डील से लेके जितना मेरा मानना है इमेजिनरी आरोप जो लगाए थे जनता ने उसका जवाब दे दिया। और अब की जो आप जो अमित शाह जी के ऊपर बोल रहे थे वो थकते नहीं है। गृह मंत्रालय का भी कोई फाइल पेंडिंग नहीं होती और जो बीजेपी की कमान है चूंकि वो समझते हैं और मध्य प्रदेश की कमान उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और अभी अब जो सर्वे चल रहे हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे आ गई है। पहले शुरू में लग रहा था कि कांग्रेस को एज है, अब वो एज बीजेपी के पास आ गया है। मैं भी देख रहा था एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता का इंटरव्यू छपा था मनी कंट्रोल में, उसमें उन्होंने कहा बीजेपी को एज है। और शिवराज सिंह चौहान के प्रति जो वोटर फटीक की बात कर रहे हैं लोग, वो ऐसा नहीं, बीजेपी उसमें मेहनत का काम अपना काम कर रही है और बीजेपी को मध्य प्रदेश जीतना 2024 के इसके अभियान में एक मददगार साबित होगा। उसके साथ साथ ये राजस्थान की भी कमान बीजेपी ने अपने हाथ में ले लिया। अशोक गहलोत इस समय चूंकि उन्होंने एक मंत्री जो राजेंद्र सिंह गुधा को उन्होंने निकाला, जब उन्होंने विधानसभा में सवाल पूछ लिया कि हम मणिपुर की क्यों बात करें, हमने अपने राज्य में बेटियों के साथ क्या क्या उस पर बात होनी चाहिए, उनको निकाल दिया, उनको बाहर नहीं निकलने दिया, विधानसभा नहीं आने दे रहे हैं। हाँ। और उन्होंने एक लालडारी की बात की जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया है। तो अब चूंकि उनको उससे डर लग रहा है लोगों को, एक तो अमित शाह जी जो बतौर गृह मंत्री उनकी जो फंक्शनिंग है वो एकदम बड़ी इफेक्टिव है। हाँ। और उसमें कोई ढिलाई नहीं है। और प्रधान हाँ जी मैं राजेश राज भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए। राजेश, जिस बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं वो मैं जरा आपसे भी समझना चाहूंगी, जिसका जिक्र प्रमोद जी यहां पर कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा की विजय संकल्प यात्रा जिसकी शुरुआत भोपाल से होने वाली है, वहां पर भी कमान पूरी तरह से गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। उन्होंने कोर ग्रुप की बैठक ली और नाराज नेताओं को मनाने के लिए भी निर्देश दिए हैं कि किस तरह सबको एकजुट होकर इस चुनाव में बीजेपी को फतह दिलानी। दूसरी तरफ तमिलनाडु से हम तस्वीर देख रहे हैं जहां पर जनता का उत्साह भी दिखाई दे रहा है, वहां भी एक और यात्रा। तो ये जो भाजपा की इस तरह से मिशन मोड में जुड़ने की और जुटने की रणनीति है, उस पर जरा मैं समझना चाहूंगी आपसे को एक दो उदाहरणों के साथ इसको समझाना चाहूंगा। मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में और बिहार के चुनाव में देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नाराज थे, उनको नाराज लोगों को, रूठे लोगों को मनाने की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह स्वयं अपने हाथ में लेते थे। मैंने बनारस में देखा कि बनारस में एक 5 स्टार होटल में शहर के जो तमाम बुद्धिजीवी थे, उन बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक की गई थी। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे और उत्तर प्रदेश चुनाव के वो प्रभारी भी थे, वो मंच पर मौजूद थे। तमाम बुद्धिजीवियों के साथ एक एक कर उनके शंकाओं का, उनके सवालों का वो जवाब दे रहे थे और ऑडियंस में गृह मंत्री अमित शाह बैठकर बुद्धिजीवियों और शिक्षा मंत्री के बीच जो तकरीर चल रही थी उसको वो बारीकी के साथ सुन रहे थे और एक एक लोगों की शंकाओं के जवाब धर्मेंद्र प्रधान ने दिया और गृह मंत्री चुपचाप बैठकर ऑडियंस में सुनते रहे। यह दिखाता है कि कितनी स्किल के साथ वो कॉमन पीपल की बातों को भी सुनते हैं और फिर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ जब बैठक होती है तो उस बैठक में उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। उन 500 बुद्धिजीवियों से बातचीत करने के बाद जो बनारस के जो स्थानीय विधायक थे उनके प्रति नाराजगी थी कार्यकर्ताओं की, उन कार्यकर्ताओं में यह जोश और उमंग भरने का काम गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री ने किया कि पार्टी को ऊपर देखना है, स्थानीय स्तर पर जो विवाद है उस विवाद को निपटा लेना है और कार्यकर्ता मान गए और पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापस लौटी। उसी तरह बिहार में हमने देखा कि छपरा में बहुत सारे कार्यकर्ता जो थे वो बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में थे। गृह मंत्री छपरा में रुकते हैं, एक छोटे शहर में रात में वो रुकते हैं और रुक करके तमाम जो रूठे हुए कार्यकर्ता थे उससे बात करते हैं, किसी को मनाते हैं, पुचकारते हैं और जरूरत पड़ने पर फटकारते भी हैं ताकि पार्टी की जो मुख्य धारा है उससे लोग विचलित ना हो। तो हम कह सकते हैं रीमा कि गृह मंत्री अमित शाह निश्चित तौर पर एक चाणक्य की भूमिका में है भारतीय राजनीति में और वो तमाम कौशल में निपुण है, चाहे बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करने का मसला हो या छोटे कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट करने का मसला हो,
छोटे शहरों में जाकर वहां पर रुकना, उन कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करना, उनकी दुखती रगों पर हाथ रखना और पार्टी के रूठे कार्यकर्ताओं को पुनः उनकी पीठ थपथपाकर पार्टी के लिए काम में लगा देना, यह कोई ना कोई बड़े नेता का ही काम हो सकता है। और गृह मंत्री अमित शाह भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी की जो पूरी संरचना है वो उनके इर्द गिर्द घूमती है और वो लगातार जेपी नड्डा और वो दोनों मिलकर देश भर में दौरा भी करते हैं और कार्यकर्ताओं को चाक चौबंद करने की कोशिश भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर जी भी जुड़ गए हैं। शेखर जी, ये तस्वीरें कुछ याद दिला रही हैं चेन्नई में जब भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक हम सभी लोग कवर करने गए थे, और कभी हैदराबाद में भी वो बैठकें होती थी, तब की बीजेपी और अब की बीजेपी में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब तो एजेंडा साफ है। रीमा जी, बहुत बदल गया है बीजेपी। जिस बीजेपी की जो चेन्नई की मीटिंग की बात कर रहे हैं, वो मीटिंग अद्वानी जी की पाकिस्तान के दौरे के बाद हुआ था और ये 2005 की बात है। 2005 की बात है। तो उस समय जो हालातें थी, बीजेपी के सामने जो चुनौतियां थी और उस समय जो बातें को लेकर काफी पार्टी में चर्चा हुई, बहस हुई, और आज जो बीजेपी की जो आज है, जो दृश्य हमें दिखाई दे रहा है रामेश्वरम में, इतनी भीड़, कम से कम 1 लाख लोगों ने आज उस पदयात्रा में शामिल होने के लिए रजिस्टर किए। हाँ। और तमिलनाडु ऐसा जगह है बीजेपी के लिए, काफी समय से वो लगे हुए हैं वहां पे। अभी तमिलनाडु के विधानसभा में केवल 4 एमएलए हैं, विधानसभा मेंबर्स केवल 4 ही हैं, और बीजेपी का वहां लक्ष्य है कि जहां सब पार्टीज उनके खिलाफ है, सारे द्राविड़ के नाम पे जो पार्टीज है सब उनके खिलाफ है, लेकिन लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता और खास करके अन्नामलई में नेतृत्व में जो बीजेपी जिस प्रकार से एक विपक्ष की भूमिका निभा रही है, तो आज जो भीड़ों की, क्योंकि अभी तक वहां तमिलनाडु में यह लग रहा था कि भाई कोई विकल्प ही नहीं है, एक ही बस द्रविड़ जनता पार्टी बीच में चल रहा है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई है, बीजेपी की अलायंस अभी एआईएडीएम के साथ है। एडप्पाडी पळनिस्वामी अभी आए थे एनडीए के मीटिंग में, उससे बड़ा स्पष्ट हो गया कोई एडीएम के उनका अलाई है, बीजेपी का अलाई है तमिलनाडु में। इतना तक मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री ने एडप्पाडी पळनिस्वामी को कहा कि आप एनडीए का नेतृत्व तमिलनाडु में आगे ले जाइए एनडीए को। तो आज जो हो रही है यात्रा, ये जो यात्रा इसमें 2 फेज में होगी, कम से कम 400 किलोमीटर जाएगी, और अन्नामलई पार्टी को लेकर बीजेपी को जो पहचान है बीजेपी को, ये पार्टी विद अ डिफरेंस, नेशन फर्स्ट, इन बातों को गांव-गांव तक ले जा रहे हैं। और इतना उत्साह आ गया है रीमा जी, आपको आश्चर्य होगा जब एक समय में बीजेपी को एक हिंदी पार्टी, उत्तर भारत की पार्टी, संस्कृत की पार्टी, ब्राह्मणों की पार्टी, इस तरह जब पार्टी के खिलाफ वहां के जो पार्टीज है वो लगातार कैंपेन कर रहे थे, वहां आज ये दृश्यों को दिखाई दे रहा है जहां पूरा चेंज हो रहा है। और इस बीच में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने भी बहुत कोशिश की है किस तरह तमिल लोगों को के साथ कनेक्ट करे, तमिल लोगों के साथ एक प्रकार से डायलॉग शुरू किया जाए। आपने देखा होगा ये जो प्राइम मिनिस्टर का बड़ा इनिशिएटिव रहा, ये काशी तमिल संगमम, वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। उसके बाद सौराष्ट्र तमिल संगमम में भी था। तो जब तमिलनाडु के जितने कल्चर है उस कल्चर को प्रदर्शन किया गया था बनारस में, वाराणसी में, और एक प्रकार से ये भ्रम को दूर करने के लिए भाषा अलग हो सकते हैं लेकिन जो कल्चर एक ही है, वो भारतीयता एक ही है। ये बात बार बार इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वह राजनीतिक कारण तमिलनाडु में हमेशा एक कोशिश रही है कि किसी तरह तमिलनाडु के अलगाववाद का एक प्रकार से शुरू करो। जैसे कश्मीर में हमने देखा सेपरेटिज्म कैसे हुआ, उस तरह तमिलनाडु में कोशिश करने की बहुत बार ऐसी कोशिश हुआ है। लेकिन तमिल के जो जनता है, तमिल के जो वहां के जो ये रही है, वो हमेशा भारत के साथ और भारत का एक अंग रहा है। इसीलिए ये जितने भी सेपरेटिस्ट की जो ये सब हुई है, तमिल वो कहते हैं भाई तमिल नेशनलिज्म के ऊपर, वो सब आगे कभी नहीं बढ़ा है। और आज बीजेपी की यही कोशिश है कि प्रधानमंत्री जो चाहते हैं कि भाई तमिलनाडु का जो महत्व इंपॉर्टेंस है, तो तमिलनाडु का विकास भारत का विकास है। तमिलनाडु को माना जाता है सबसे एक हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट में सबसे बड़ा है। वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने डिफेंस जो डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट तमिलनाडु में, दूसरा उत्तर प्रदेश में है। तो लगातार कोशिश हो रही है
प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि तमिलनाडु के साथ कभी भी अन्याय नहीं होनी चाहिए। तमिल जो जनता है उनको कभी ये नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है, उनकी फिक्र नहीं करती, ऐसी बात नहीं है। तो ये यात्रा का भी वही उद्देश्य है, बीजेपी को घर घर तक ले जाए, बीजेपी के बारे में बताएं, बीजेपी का आइडियोलॉजी को सब उन लोगों तक पहुंचाए, ताकि ये जो प्रचार चल रहा है, दुष्प्रचार लगातार, जो खास करके डीएमके जो डीएमके शासित सरकार और डीएमके के नेतृत्व में जो वहां फ्रंट है, वो लगातार जिस तरह बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं। और एक समय था रीमा जी, अभी हमने देखा कि मतलब 2-3 साल के पहले की बात कर रहा हूं, जब वहां पे ब्लैक फ्लैग दिखाने की कोशिश हो रही थी। जब भी प्रधानमंत्री तमिलनाडु के दौरे में जाते थे, वो भी राष्ट्र को समर्पित करने के लिए, उनकी प्रोजेक्ट्स को समर्पित करने के लिए या फाउंडेशन स्टोन लगाने के लिए। लेकिन आज देखिए कैसा माहौल बदल गया है। इतने लोग अगर तमिलनाडु में बीजेपी इकट्ठा कर सकती है, इसका मतलब एक बड़ा मैसेज आ रहा है कि ये जितने भी कोशिश करें, ये जो आपके जो इंडिया करके जो नया विपक्ष का अलायंस बना है, तमिलनाडु में बीजेपी पूरी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है। ओके राजेश राज, जिसका जिक्र यहाँ पर अभी शेखर जी ने किया, के अन्नामलाई, इससे पहले हम उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। काशी तमिल संगमम में भी जब हम गए वाराणसी में, हमने उनकी पॉपुलैरिटी वहां भी देखी। उनके मंच पर आते ही लोगों ने उनको अभिवादन देना शुरू कर दिया। फिर कर्नाटका में भी उनका रोल रहा सह प्रभारी के तौर पर, वो दिखाई दिए हमें। और अब तमिलनाडु में के अन्नामलाई के बारे में मैं समझना चाहूंगी, एक तो उनकी पॉपुलैरिटी, आपको लगता है उसका भी फायदा तमिलनाडु में कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिख रहा है बीजेपी को? निश्चित तौर पर आपने जो कहा पॉपुलैरिटी की बात की, तो निश्चित तौर पर वो एक पॉपुलैरिटी उनकी है। और खास करके जो युवा हैं, वो युवा निश्चित तौर पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक बड़ा व्यक्तित्व है, जो बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के पास, उससे भी आकर्षित हो रहे हैं। और शेखर अय्यर साहब ने जो कहा कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ तमिलनाडु में जब जाते थे तो उद्घाटन या शिलान्यास करने जाया करते थे, लेकिन आज अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए आ रहे हैं, जो भीड़, जो विजुअल्स जो बयां कर रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कर्नाटका में भले ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो हार गई हो, लेकिन दक्षिण के राज्यों में पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने की पूरी कोशिश की है। हमने पिछले कुछ एक महीने पहले केरला के कोच्चि में गया था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक युवम जो समागम था एक कॉलेज में, उसको संबोधित किया था। और उसमें दक्षिण के कई राज्यों के छात्र प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए आए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब उद्बोधन शुरू हुआ तो बिल्कुल जो सांझ जो है शाम का वक्त था और अंधेरा होने को था। पीएम मोदी ने जब लोगों से ये अनुरोध किया कि अपने मोबाइल का जो टॉर्च है उसको जलाकर अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं, तो पूरा जो वो सभागार था, जो पूरा प्रांगण था, बहुत बड़ा मैदान था कॉलेज का, वो एकदम दुधिया रोशनी में नहा गई। और इससे ये दिखाई पड़ा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण के राज्यों के जो युवा हैं वो उनको पसंद करते हैं। मंच पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, वो भी थे। और ए.के. एंटनी जो देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के लीडर रहे हैं, उनके जो पुत्र हैं वो उससे पहले शामिल हुए थे बीजेपी में और वो भी उस मंच पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु हो, केरला हो या तेलंगाना हो, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से पांव पसार रही है। आपने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा कि बीजेपी का परफॉर्मेंस जो है वहां पर अच्छा रहा। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने बीजेपी बीट रिपोर्टर्स को आज बुलाया था संसद में ऑफ कैमरा बातचीत के लिए, तो उन्होंने यह उम्मीद जताई कि दक्षिण के राज्यों में भी हम अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग जो टोलियां हैं, टुकड़ियां हैं, वो गठित की जा रही हैं। जो विधानसभा के लिए अलग टीम होगी, लोकसभा के लिए अलग टीम होगी और दक्षिण के राज्यों पर खासा जो है वो फोकस किया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है केंद्र में, उसका जो फायदा दक्षिण के राज्यों को पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं दलों और जाति की दीवार जो है वो उसको
गिराने में कामयाब हुआ है। बिल्कुल और राजेश, उसका और रिफ्लेक्शन इसीलिए चुनाव में दिखाई जी, पड़ेगा। और इसीलिए ये जो आपने रोल बताया ना, गृह मंत्री अमित शाह एक तरफ और के अन्नामलाई, और खासकर जो प्रधानमंत्री ने 2024 के लिए एजेंडा दे दिया है, उसके केंद्र में क्या क्या बातें, उन सब पर हमने डिस्कशन किया। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, राजेश राज आपका भी शुक्रिया, शेखर जी, प्रमोद जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जो कि अब से कुछ ही देर में रामनाथपुरम पहुंचने वाले हैं बीजेपी की यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए, उनका उस खबर पर हम बने रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।